जिंदा लाशों की जेल को आजादी से पहले अंग्रेजों ने बनाया था। ये सुनने में जितना भयानक है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है इसका इतिहास। कैसे एक 17 साल के क्रांतिकारी इंदु भूषण रॉय ने हार मानकर इस जेल में आत्महत्या कर ली। क्यों इस जेल की छोटी छोटी दीवारें होने के बाद, भागने के सारे मौके होने के बाद भी कैदी इस जेल से भागते नहीं थे। इस जेल ने भारत की आजादी की लड़ाई को तेज कर दिया। इस जेल को मैं आजादी की लड़ाई से क्यों जोड़ रहा हूँ और इस जेल से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस पूरी वीडियो में मिल जाएंगे। 1857 के बाद अंग्रेज भारतीयों की एकता को देखकर डर चुके थे। वो समझ गए थे कि भारतीयों से एक साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। भारत की एकता को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत से पैतरे आजमाए, पर उनके सामने दिक्कत ये थी कि अगर इनको फांसी दी जाए तो ये शहीद हो जाते हैं और अगर इनको जेल में रखे तो हलचल होती रहती है। इसके लिए उन्होंने एक तीसरा रास्ता निकाला कि इन लोगों को एक दूसरे से दूर कर दो, इनकी पहचान, समाज, धर्म सब कुछ तोड़ दो। और इसके लिए परफेक्ट जगह थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उस समय इस द्वीप पर एक घना जंगल, अजनबी जमीन, भयानक बीमारियां और समुद्र था जो भागने के हर रास्ते को बंद कर देता था। जिसको यहाँ भेजा जाता था वो पहले ही मान लेता था कि जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अंग्रेजों ने इस जेल का डिजाइन दिमाग को टॉर्चर करने वाली मशीन की तरह रखा था। उस जेल में बीच में एक वॉच टावर था और उसमें से 7 सीधे विंग्स थे। हर विंग में दर्जनों जेल थी और हर जेल में केवल एक आदमी, और ये जानबूझकर किया गया था जिससे कि कैदी आपस में एक दूसरे से बात ना कर पाए। उनका पहला मकसद इंसान को इंसान से अलग करना था। सुबह 4:30 बजे ही कैदियों को उठा दिया जाता था और उठाने का तरीका ना अलार्म ना आवाज, सिर्फ गार्ड की लात और गालियां। और आँख खुलने के बाद याद आता था कि मैं काला पानी में हूँ। खाने के नाम पर पानी जैसे चावल और सड़ती हुई सब्जियां, और उसके बाद मजदूरों की तरह काम करवाया जाता था। वहाँ का सबसे मशहूर काम था कोल्हू चलाना और नारियल का तेल निकालना। जो काम मशीनों से होता है वो काम काला पानी में अंग्रेज कैदियों से करवाते थे, वो भी घंटों घंटों तक बिना रुके। कैदियों के हाथ छिल जाते थे और पैर भी सुन्न हो जाते थे, लेकिन वहाँ रुकना मना था क्योंकि जो रुक जाता था उसे सबके सामने बांध कर मारा जाता था। ऐसा करके वो कैदियों को ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा ये शरीर अब तुम्हारा नहीं है। मार तो कैदी सह लेते थे, लेकिन उससे खतरनाक जो टॉर्चर था वो था अकेलापन। कभी कभी पूरे दिन तक एक आवाज तक नहीं आती थी, ना किसी से बात होती थी, ना वो किसी को देख पाते थे। कई लोग धीरे धीरे खुद से बात करने लगे और कुछ लोग तो दीवारों को नाम देने लगे। कुछ लोग अपनी माँ से बात करते थे जो वहाँ थी ही नहीं, और अंग्रेज चाहते भी यही थे कि इंसान खुद से हार जाए। 1911 में वीर सावरकर को भी काला पानी की सजा सुनाई गई। उन्हें भी जंजीर से बांध दिया गया, अकेले जेल में रखा और हर पल निगरानी। लेकिन सावरकर के दिमाग को अंग्रेज तोड़ नहीं पाए। उन्होंने अकेलेपन को दूर करने के लिए कांटों से दीवार पर कविता लिखना शुरू कर दिया। वो अपनी कविताओं में पूरे हिंदुस्तान को बसाए रखते थे। वो जिंदा एग्जाम्पल थे कि काला पानी की सजा सिर्फ शरीर तोड़ सकती है, सोच नहीं। अंग्रेजों की बनाई गई इस काला पानी की जेल का मकसद शरीर तोड़ना नहीं था, बल्कि भारतीयों की सोच को तोड़ना था। इस जेल का मेन कंट्रोल ब्रिटिश कमांडर के हाथ में ही होता था, लेकिन कैदियों की निगरानी के लिए जो गार्ड्स रखे जाते थे वो गार्ड्स इन कैदियों में से ही चुने जाते थे। ऐसे कैदी जो चापलूस और चाटुकार टाइप के होते थे, जो अपने लोगों को भी मारने में नहीं हिचकिचाते थे। ये जमादार होते थे और इन जमादारों का काम होता था कैदियों को कंट्रोल करना और इनसे काम करवाना और इनकी रिपोर्टिंग कमांडर को देना। ये गार्ड भी नॉर्मल कैदी ही होते थे, लेकिन ब्रिटिश कमांडर इन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पावर और बेटर ट्रीटमेंट देते थे ताकि बाकी कैदियों को डिसिप्लिन में रखा जा सके। ज्यादातर ये जमादार पठान मुस्लिम और बलोच मुस्लिम होते थे। ब्रिटिश कमांडर जानते थे कि अगर हिंदू गार्ड हिंदू कैदियों को संभालेगा तो वो दया भाव जरूर दिखाएगा। कैदियों पर पूरा कंट्रोल जमादार का ही होता था। कैदियों को नहाना भी खुले में ही होता था, यहाँ तक कि शरीर को कब रगड़ना है, कब पानी डालना है और कब साबुन लगाना है ये भी जमादार के कहने पर ही होता था। और समुद्र के खारे पानी से ही नहाना होता था और नहाने के लिए 3 जग पानी से ज्यादा नहीं मिलता था। इस जेल में कैदियों के टॉयलेट का भी एक निश्चित समय होता था। उस समय के बाद कोई कितना भी चिल्ला ले गेट नहीं खुलता था। मजबूरी में कैदियों को अपने सेल में या दीवार में ही करनी पड़ती थी और सुबह वो गार्ड उनसे ही साफ करवाते थे। जेल में रोज नारियल का ट्रक आ जाया करता था और कैदियों को 4 भागों में बांट दिया जाता था और नारियल छिलने में लगा दिया जाता था। उन्हें पीने के लिए 1 से 2 गिलास पानी ही मिलता था और उन्हें इस पानी को पीकर ही सारा काम करना पड़ता था। इस जेल में बुखार, सिरदर्द और उल्टी जैसे रोग किसी को नहीं लगते थे। यह बस कामचोरी का बहाना माने जाते थे। अगर आप बीमार भी हो तो आपको हॉस्पिटल नहीं कोल्हू के पास ले जाया जाता था और उनसे कोल्हू चलवाकर कोल्हू से तेल निकलवाया जाता था। इस जेल में कैदियों से जानवर की तरह बर्ताव किया जाता था। कोई भी गलती होने पर या रूल तोड़ने पर कैदी को सबके सामने बांधकर मारा जाता था और टॉर्चर रूम में बंद कर दिया जाता था ताकि सभी कैदियों में डर
पैदा किया जा सके। अगर काम करते वक्त भी एक कैदी ने दूसरे कैदी से बात कर ली तो उन्हें डंडों से मारा जाता था। इंदु भूषण रॉय एक 17 साल के टीनेजर थे जिन्हें आजादी की लड़ाई में शामिल होने की वजह से काला पानी की जेल में डाल दिया था। उनके साथ भी वही सब टॉर्चर किए गए, मार, दर्द और अकेलापन। एक दिन उनकी हिम्मत टूट गई और उन्होंने अपने ही सेल में आत्महत्या कर ली। इस जेल में कैदियों को केरोसिन या मिट्टी के तेल में तला हुआ दलिया दिया जाता था। नियम के अनुसार तो हफ्ते में 2 बार दही भी दी जाती थी, लेकिन वो दही गार्ड्स ही ले लेते थे और खाने के लिए सब्जियां जेल के बाहर जंगल से ही काट के लाई जाती थी। उसमें सांप, कनखजुरा और लीच भी आ जाते थे और इन्हीं जानवरों के साथ सब्जियां बना दी जाती थी। और उससे भी खराब बात तो ये थी कि उन्हें बिना कुछ बोले इस खाने को खाना भी पड़ता था। वीर सावरकर ने एक बार इसका प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन डेविड बेरी ने यह कहकर मना कर दिया कि इस खाने को खाकर आज तक कोई नहीं मरा तो तुम भी नहीं मरोगे। गर्मी हो या बरसात, कैदियों को खुले में ही बैठना पड़ता था। अगर वो गलती से पेड़ के नीचे चले गए तो उन्हें ऐसी मार मारते थे कि उनकी रूह कांप जाती थी। जेल की बाउंड्री ज्यादा ऊंची नहीं थी, केवल 4 फीट की थी। कोई भी आसानी से कूद सकता था। वो जानबूझ के बनाई थी क्योंकि उन्हें पता था अगर कोई कैदी भाग भी गया तो भाग के जाएगा कहाँ। जेल के एक साइड में समंदर और दूसरी साइड में घना जंगल था और उस जंगल में जरावा ट्राइब के लोग आउटसाइडर्स को बर्दाश्त नहीं करते थे, उन्हें देखते ही मार देते थे। और दूसरी साइड था समंदर, जहां कूदने का सिंपल मतलब था मौत। जब जुल्म हद पार हो गया तो कैदियों ने एक रास्ता अपनाया जिसका अंजाम भी मौत ही था। वो था भूख हड़ताल। उन्होंने कई कई दिनों तक, हफ्तों तक और कई बार महीनों तक भी खाना नहीं खाया। अंग्रेज पाइप डालकर कैदियों को जबरदस्ती खाना खिलाते थे। कई लोगों की इस वजह से मौत भी हुई। इस भूख हड़ताल ने अंग्रेजों को एक बात सिखा दी कि ये लोग झुकने वाले नहीं हैं। इस जेल का मतलब कैदियों का शरीर तोड़ना नहीं बल्कि उनकी सोच को तोड़ना था। लेकिन अंग्रेज यहीं हार गए। जेल के अंदर जो कहानियां बनी, जो विचारधाराएं बनी, वो बाहर जाकर और तेज हो गई और भारतीयों की एकता और ज्यादा मजबूत हो गई। आज के समय में यहाँ पर 7 में से केवल 3 विंग ही मौजूद हैं, जिन्हें म्यूजियम बना दिया गया है। आज जब लोग काला पानी की जेल घूमने जाते हैं, फोटोज लेते हैं, तो वो केवल दीवारों को ही देख पाते हैं, लेकिन वो आवाजें नहीं सुन पाते जो कभी यहाँ गूंजती थी। ये जेल आज भी खड़ी है, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए, क्या आजादी इतनी आसान थी? अगर तुम आज खुद को आजाद महसूस करते हो तो ये भी याद रखना, कभी किसी ने समुद्र के बीच जिंदा रहकर मौत का इंतजार किया था, सिर्फ इसलिए ताकि तुम आजाद रह सको। यही था काला पानी का सच, जहाँ सब कुछ छीन लिया जाता था सिवाय हिम्मत के। इससे पता चलता है आजादी विरोध करने से आई है, चरखा चलाने से नहीं। जिन क्रांतिकारियों की वजह से हम आजाद हुए हैं, कमेंट में उनके लिए 2 लाइन जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।